अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब? खैरियत से हैं? तो वेलकम टू बायोलॉजी विद एनर्जी। आज हम पढ़ने जा रहे हैं एक ज़बरदस्त टॉपिक, सेल साइकिल। सेल जो हमारी ज़िंदगी की सबसे छोटी यूनिट है, वो कैसे जीता है, वो कैसे बढ़ता है और कैसे दो नए सेल्स में तकसीम हो जाता है। आज हम ये सब कुछ स्टेप बाय स्टेप समझेंगे। बिलीव मी, आज का लेक्चर बहुत ईजी होने वाला है। तो चलें स्टार्ट लेते हैं। सेल साइकिल यानी कि इट इज़ द सीरीज ऑफ इवेंट्स दैट टेक प्लेस इन यूकैरियोटिक सेल फ्रॉम इट्स फॉर्मेशन टू इट्स डिवीजन इनटू टू डॉटर सेल। यानी कि ये इन वाक़यात की सीरीज़ है जो एक यूकैरियोटिक सेल में होते हैं। इनके बनने से लेकर इनके दो डिवीजन यानी कि टू डॉटर सेल्स में तकसीम होने तक का सफ़र समझ लें। यानी कि सेल अपनी ज़िंदगी में एक पूरा सफ़र करता है, फिर बनता है पहले, फिर बढ़ता है और आखिर में दो नए सेल्स पैदा कर देता है। बिल्कुल ऐसा जैसे एक इंसान पैदा होता है, फिर बड़ा होता है और फिर अपनी औलाद को आगे बढ़ाता है। तो यूकैरियोटिक सेल बेसिकली कहते हैं कि ऐसा यूकैरियोटिक सेल, ऐसा सेल जिसके अंदर न्यूक्लियस मौजूद होता है, जैसे इंसान और जानवर और पौधों के सेल वगैरह आप समझ लें कि यूकैरियोटिक सेल है। तो नेक्स्ट देखते हैं जी, द सेल साइकिल कैन बी डिवाइडेड इनटू टू मेन फेजेज। यानी कि सेल साइकिल को दो बड़े हिस्सों में बांटा जा सकता है। तो इंटरफेज और माइटोसिस फेज। यानी इंटरफेज यहाँ सेल ज़्यादा जो है ना वो वक्त तैयारी में गुजारता है, और माइटोसिस फेज यहाँ सेल असल में तकसीम होता है। तो अब ऐसे समझ लें कि जैसे एक जो स्टूडेंट है तो वो तैयारी करता है, यानी कि एग्ज़ाम से पहले वो तैयारी में वक्त लगाता है। ये समझ लें कि ये सारा जो उसके पास पूरा एक साल होता है, ये इंटरफेज है। और जो लास्ट में वो एग्ज़ाम देता है, जो अगर चंद दिन में होता है, तो वो समझ लें कि माइटोसिस फेज़ है। यानी कि माइटोसिस फेज़ के अंदर आप कह सकते हैं कि सेल जो है वो डिवाइड होता है, और इंटरफेज के अंदर जो सेल है वो ज़्यादातर अपने आप की तैयारी करता है डिवाइड होने के लिए, जो जो उसको रिक्वायरमेंट्स होती हैं वो पूरी करता है। तो आगे हम देखते हैं इंटरफेस। तो इंटरफेस समझने से पहले मैं चाहता हूँ कि आपको मैं पहले डायग्राम जो है उसको थोड़ा सा यानी कि डायग्राम को हम पहले देखते हैं। डायग्राम अगर आपको समझ आ गई तो यकीन करें कि ये टॉपिक कुछ भी नहीं है। तो डायग्राम को अंडरस्टैंड करिएगा बहुत ही ध्यान के साथ। तो सबसे पहले हम पिक्चर में देखते हैं जो जो डायग्राम एक बनी हुई है कि जो स्टार्टिंग पॉइंट है G1 फेज़। यानी कि पिक्चर में आप देखेंगे ना, तो सबसे पहले आप देख रहे हैं कि G1 फेज़ लिखा हुआ है। तो ये वो मरहला है जहाँ सेल सबसे पहले प्रोटीन एंड ऑर्गेनेलिज ग्रोथ इन साइज, यानी कि प्रोटीन और ऑर्गेनेलिज, ऑर्गेनेलिज कहते हैं सेल के जो छोटे छोटे हिस्से होते हैं, तो वो बनाता है और फिर साइज़ में बड़ा होता है। यानी अभी सेल ने नई ज़िंदगी का आगाज़ किया है और अपने काम के लिए जो सामान है वो तैयार कर रहा है। जैसे बच्चा वो बड़ा होकर जब स्कूल जाने लगता है तो सबसे पहले वो बैग किताबें वगैरह तैयार करता है। तो ऑर्गेनेली कहते हैं कि सेल के अंदर जो छोटे छोटे पार्ट्स नहीं होते, जैसे मशीनें जो मुख्तलिफ काम करती हैं, जैसे माइटोकॉन्ड्रिया हो गया जो एनर्जी वगैरह बनाती हैं, तो ये छोटे छोटे जो सेल के हिस्से होते हैं इनको कहते हैं ऑर्गेनेली। तो आगे आ जाता है एस फेज़, यानी कि सिंथेसिस फेज़। इस फेज़ के अंदर जो है वो अगर मैं आसान अल्फाज में बताऊँ, यहाँ क्रोमोसोम का जो डीएनए है ना वो डबल हो जाता है, यानी कि डुप्लीकेट हो जाता है। सेल अपनी जीनियाती इन्फॉर्मेशन वो उसको कॉपी बना लेता है। यानी कि इसका मतलब है कि सेल अपने पास मौजूद हदायत की किताब, जिसे डीएनए कहते हैं, को दोबारा लिख लेता है या कॉपी कर लेता है, ताकि जो आगे नई सेल को भी दे सके। जैसे एक उस्ताद क्लास के नोट्स की वो फ़ोटो कापी करवा लेता है और फिर वो क्लास में यानी कि कॉपी करवा लेते हैं, फिर वो किसी शागिर्द को देते हैं, या आप समझ लें कि। और जो क्रोमोसोम डुप्लीकेट है ना, वो क्रोमोसोम मीन के क्रोमोसोम की मुकम्मल कॉपी बन जाती है। तो आगे देखते हैं G2 फेज़ में। तो इसके बाद आता है G2 फेज़। तो यहाँ सेल मज़ीद बड़ा होता है, यानी कि मोर ग्रोथ होती है, और वो फार्मेशन ऑफ प्रोटीन नेसेसरी फॉर डिवीजन, और वो प्रोटीन्स की तैयार करता है जो आगे डिवीजन के लिए ज़रूरी होती है। यानी अब सेल इम्तिहान से पहले की तैयारी कर रहा है, सब कुछ चेक कर रहा है कि कोई गलती ना हो, ताकि डिवीजन सही तरीके से हो सके। जैसे कोई आदमी सफ़र से पहले गाड़ी को चेक करता है ना कि टायर, ब्रेक और मतलब उसके अंदर पेट्रोल वगैरह और फ्यूल सब ठीक है या नहीं। तो आगे अब आता है कि एम फेज़, यानी कि माइटोसिस फेज़। यानी कि इसको माइटोसिस फेज़ भी कहते हैं, इसको माइटोटिक फेज़ भी कहते हैं, इसको एम फेज़ भी कहते हैं। इसमें आके सेल ने यानी कि डिवाइड होना होता है, यानी कि एम फेज़ सेल बिगन, यानी कि यहाँ सेल आखिरकार डिवाइड हो जाता है और दो नए डॉटर सेल जो हैं वो बन जाते हैं। यानी जो एक सेल था वो अब अपनी कॉपी बनाकर दो अलग अलग सेल में तकसीम हो गया है, ताकि ज़िंदगी का सफ़र जारी रहे। जैसे एक आप समझ लें कि एग्ज़ाम्पल ले लें कि एक माँ आटा गूंद कर दो रोटियां बना देती है। अब दोनों अलग अलग हैं लेकिन असल से मिलती जुलती हैं, यानी कि यहाँ डिवीजन हो जाती है, सेल मिलते जुलते हैं आपस में लेकिन डिवाइड हो जाते हैं।
तो आगे आ जाता है जी, इसके ऊपर आप देखेंगे ना डायग्राम में, अगर आप देख रहे हैं तो एक तीर अलग जा रहा है G0 फेज पर। तो ये वो मरहला है जहाँ कुछ सेल्स हमेशा या कुछ वक्त के लिए तकसीम होना जो है वो रोक देते हैं, यानी कि टेम्पररी या परमानेंटली स्टॉप्ड इन डिवीजन। तो वक्त कुछ वक्त के लिए या हमेशा के लिए कुछ सेल जो तकसीम होना रोक देते हैं और वो सिर्फ अपना काम करते जाते हैं। यानी कि जैसे आप समझ लें कि न्यूरॉन्स के सेल हैं, तो वो हमेशा के लिए G0 फेज में रहते हैं और दोबारा तकसीम नहीं होते, जो एक दफ़ा बन जाते हैं। तो जबकि आप देख लें लीवर के सेल हैं, तो वो कुछ वक्त के लिए रुक जाते हैं और बाद में फिर तकसीम होना शुरू हो जाता है। तो ये जो स्टॉप होती है ना डिवीजन सेल डिवीजन में, तो वो 0 फेज में चले जाते हैं। ये बिल्कुल ऐसे ही है जैसे कुछ लोग आप समझ लें कि रिटायर होकर हमेशा के लिए घर बैठ जाते हैं, और कुछ जो है ना वो होती है उनकी सर्विस अभी है, लेकिन वो छुट्टी के लिए आते जाते हैं, फिर वापस काम में आ जाते हैं। तो ये है। अब हम देखते हैं डायग्राम की जो दाएं तरफ जो क्रोमोसोम की तस्वीर बनी हुई है ना, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। यानी कि एक तरफ दिखाया गया कि क्रोमेटिड जो क्रोमेटिड 1 है वो कैसा होता है। फिर दिखाया गया कि जब रेप्लिकेशन होती है यानी कि कॉपी बनती है, तो 2 क्रोमेटिड वो बनते हैं, यानी कि जो एक दूसरे से सेंट्रोमेयर पर जुड़े होते हैं। यानी शुरू में क्रोमोसोम एक लकीरी शक्ल में होता है, जो ऊपर जो दिखाया गया, यानी कि 1 क्रोमेटिड ये वाला होता है आम सेल में। और जब वो डीएनए रेप्लिकेट हो जाता है ना, तो वो होने के बाद जो 2 सिस्टर क्रोमेटिड यानी कि 2 क्रोमेटिड में तब्दील हो जाता है, जो बाद में तकसीम के वक्त अलग हो जाते हैं। तो जैसे अगर इसकी मिसाल लें कि जैसे किताब का एक वर्जन है, तो अब हम उसकी फ़ोटोकॉपी करवाते हैं, और फिर वो फ़ोटोकॉपी बन गई और उन दोनों को एक पिन से आप बांध देते हैं। तो बाद में वो पिन खोल कर दिया जाता है कि दोनों को अलग अलग हो जाए। तो ये तस्वीर हमें बताती है कि सेल किस तरतीब से बढ़ता है, डीएनए को कॉपी करता है, अपनी तैयारी मुकम्मल करता है और फिर डिवाइड होता है, यानी कि एम फेज में। और फिर कुछ सेल्स जो है ना वो G0 फेज में हमेशा हमेशा के लिए या कुछ देर के लिए चले जाते हैं, जो कि फिर आप अपनी अपनी ड्यूटी करते रहते हैं। तो अब आते हैं हम अपने इंटरफेज पर। तो दिस फेज लास्ट फॉर अबाउट 90% ऑफ द टोटल टाइम ऑफ द सेल साइकिल, यानी कि इंटरफेज जो है ना वो तकरीबन 90% अबाउट 90% जो है ना वो वक्त पर मुश्तमिल होता है। यानी सेल ज़्यादातर वक्त जो है ना तैयारी में गुजारता है। इंटरफेज में बेसिकली हो ही तैयारी रही है, कभी वो प्रोटीन को बढ़ा रहा है, कभी एंजाइम वगैरह तैयार कर रहा है, कभी वो जो है ना वो आप समझ लें कि डीएनए की कॉपी कर रहा है, तो वो अपनी तैयारी मुकम्मल कर रहा होता है। यानी सेल अपनी ज़िंदगी के ज़्यादातर हिस्से में सिर्फ बढ़ता है और तैयारी करता है, असल तकसीम में बहुत कम वक्त लगता है। ऐसे ही आप समझ लेंगे जैसे आप 11 महीने जो है ना वो पढ़ाई करते हैं और 1 महीना मैक्सिमम आप इम्तहान देते हैं, एग्ज़ाम देते हैं। तो ड्यूरिंग इंटरफेज दिस सेल परफॉर्म्स द लाइफ फंक्शन अकॉर्डिंग टू इट्स स्पेशलिटी, यानी कि इंटरफेज के दौरान द सेल परफॉर्म द लाइफ फंक्शनिंग, सेल जो है वो अपनी ख़ास ज़िंदगी यानी कि अपनी ख़ास ज़िंदगी के काम करता है अकॉर्डिंग टू इट्स स्पेशलिटी एंड प्रिपेयर, और तैयारी करता है इट सेल्फ फॉर नेक्स्ट डिवीजन, और साथ ही अपनी अगली तकसीम के लिए तैयारी करता है। यानी कि वो फारिग नहीं रहता, बल्कि वो अपना काम करता रहता है। जैसे कभी प्रोटीन बना रहा है, कभी एनर्जी पैदा कर रहा है, और साथ साथ फिर अगली तकसीम के लिए भी तैयारी कर रहा है। ये ऐसे ही आप समझ लेंगे जैसे हम रोज़मर्रा के काम कर रहे होते हैं साथ साथ। तो एक हम रोज़मर्रा के काम कर रहे हैं और साथ साथ हम किसी बड़े गोल की तरफ भी हम तैयारी कर रहे होते हैं, या किसी फंक्शन की भी तैयारी कर रहे होते हैं साथ साथ। तो आप ऐसे ही समझ लें। और उसके बाद कह रहा है कि इंटरफेज कंसिस्ट ऑफ द फॉलोइंग 3 फेजेज, G1 S फेज एंड G2 फेज। तो इंटरफेज के 3 हिस्से हैं, 1 बाय 1 हम देख लेते हैं इनको। तो सबसे पहले है कि G1 फेज, यानी कि G1 फेज है इट स्टार्ट्स फ्रॉम द एंड ऑफ द माइटोसिस फेज। यानी कि G1 फेज जो है ना वो माइटोसिस के ख़त्म होने के बाद शुरू होता है। यानी कि जो माइटोसिस अब सेल डिवाइड हो गया, फिर वो उसने जो है ना G1 फेज में आना है, फिर उसके बाद एस फेज में। तो ये जहाँ से माइटोसिस फेज ख़त्म हो रहा है ना, आप डायग्राम में भी देखेंगे ना, तो ये साइकिल चलता रहता है। जहाँ से माइटोसिस फेज ख़त्म, उसके आगे G1 फेज स्टार्ट होता है। तो यानी जब एक सेल तकसीम होकर मुकम्मल हो जाता है, तो उसके बाद फ़ौरन ये वाला फेज आ जाता है जिसे G1 कहते हैं। तो उसके बाद हम देखते हैं जी इट इज़ आल्सो कॉल्ड द ग्रोथ फेज, इससे बढ़ने वाला यानी कि ग्रोथ फेज भी कहा जाता है। इस दौरान सेल का जो सबसे अहम काम है ना वो ये है कि अपनी ग्रोथ करता है, यानी कि अपनी जिसामत में बड़ा होता है और मज़ीद मजबूत होता है। तो अब नेक्स्ट देखते हैं ड्यूरिंग दिस फेज सेल मेक्स प्रोटीन एंड ऑर्गेनेलिज एंड सो ग्रोज इन साइज। और इसी दौरान सेल प्रोटीन जो है ना वो यानी कि सेल जो है मेक्स प्रोटीन एंड ऑर्गेनेलिज, जो सेल है वो प्रोटीन और ऑर्गेनेलिज बनाता है एंड सो ग्रोज इन साइज, और अपनी जिसामत में बड़ा हो जाता है। यानी सेल को ज़िंदा रहने और काम करने के लिए प्रोटीन चाहिए, और ऑर्गेनेलिज जैसे आप जानते हैं कि यानी छोटे छोटे जो सेल्स के हिस्से होते हैं वो भी चाहिए। तो ये सब
बनाकर सेल अपने अगले काम के लिए तैयार हो जाता है। तो अब नेक्स्ट देखते हैं जी, सेल आल्सो मेक्स एंजाइम दैट आर रिक्वायर्ड इन एस फेज, यानी कि सेल ऐसे एंजाइम भी बनाता है जो एस फेज में क्या हो रहा है, डीएनए की रेप्लिकेशन हो रही होती है, तो उसको एस फेज के लिए जो रिक्वायर्ड होती है ना एंजाइम, वो अभी बना रहा होता है। तो यानी सेल अपने लिए वो ख़ास आप समझ लें एंजाइम एंजाइम बेसिकली क्या करते हैं, एंजाइम जो है ना वो आप समझ लें कि एक प्रोटीन होती है या कीमियाई मादे जो होते हैं वो, तो जो बाद में काम आएंगे ताकि वो अपनी डीएनए वगैरह की आसानी से कॉपी कर सकें। तो एंजाइम आप समझ लें कि ये सेल के अंदर एक मौजूद ख़ास प्रोटीन होते हैं जो कीमियाई काम, जो केमिकल रिएक्शन वगैरह तेज़ी से करवाते हैं। और रेप्लिकेशन ऑफ डीएनए आप समझ लें कि डीएनए की बिल्कुल वैसी ही कॉपी बनाना ताकि नई सेल को जो है वो मुकम्मल हदायत मिल सके। तो अब नेक्स्ट देखते हैं जी एस फेज़। तो एस फेज़ यानी कि सिंथेसिस फेज़, इस फेज़ के अंदर ड्यूरिंग दिस फेज द डीएनए ऑफ ईच क्रोमोसोम इज रेप्लिकेटेड, यानी कि इस मरहले में हर क्रोमोसोम का डीएनए कॉपी किया जाता है। यानी कि इसका मतलब ये हुआ कि सेल अपने जो डीएनए है, जिसे जीनियाती मवाद भी कह सकते हैं, वो डबल करता है, वो दुगना कर लेता है ताकि जब वो तकसीम होकर नए सेल को बराबर मिल सके। यानी कि जैसे आप समझ लें कि क्रोमोसोम है ना, ये कहते हैं सेल के अंदर मौजूद वो आप समझ लें कि वो हिस्सा होता है क्रोमोसोम जिसके अंदर या जिसमें जो है ना वो डीएनए महफूज होता है। तो ये क्या कहता है, इट रिजल्ट्स इन द डुप्लीकेट ऑफ क्रोमोसोम, यानी कि इसके नतीजे में क्रोमोसोम जो है ना वो डुप्लीकेट होते हैं, यानी कि वो दुगने हो जाते हैं। ईच क्रोमोसोम कंसिस्ट ऑफ टू सिस्टर क्रोमेटिड, हर क्रोमोसोम जो है ना वो टू सिस्टर क्रोमेटिड यानी कि टू सिस्टर क्रोमेटिड पर मुश्तमिल हो जाता है। यानी अब हर क्रोमोसोम के पास अपनी बिल्कुल एक जैसी कॉपी मौजूद होती है जिसे सिस्टर क्रोमेटिड कहते हैं। तो जैसे एक किताब की दो बिल्कुल एक जैसी फोटोकॉपियाँ बन जाती हैं, तो इसी तरह तो सिस्टर क्रोमेटिड कहते हैं कि क्रोमोसोम की दो एक जैसी कॉपियाँ जो एक दूसरे के साथ जुड़ी होती हैं। तो अब नेक्स्ट देखते हैं जी, टोटल नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स इन सेल रिमेन्स द सेम, यानी कि सेल में ये इंपॉर्टेंट है, यानी कि सेल में क्रोमोसोम की तादाद बिल्कुल वही रहती है, यानी कि कॉपी होती है लेकिन सेल जो क्रोमोसोम है ना वो उनकी तादाद वही रहती है, यानी कि वो अभी डिवाइड नहीं होता। यानी कि अगर एक इंसान के सेल में जो होते हैं ना वो 46 क्रोमोसोम्स होते हैं, तो कॉपी के बाद भी ये तादाद 46 ही रहेगी, लेकिन फ़र्क सिर्फ इतना है कि हर क्रोमोसोम के पास एक इजाफी कॉपी होगी। जैसे आप समझ लें कि क्लास में जो स्टूडेंट्स की तादाद वही रहती है लेकिन हर स्टूडेंट के पास एक इजाफी कापी वाला जो है ना वो नोट भी आ जाता है। तो अब नेक्स्ट हम देखते हैं जी G2 phase. In this phase the cell continues टू ग्रो एंड प्रोड्यूसेस द प्रोटीन नेसेसरी फॉर सेल डिवीजन, यानी कि जो G2 फेज़ है ना, इस मरहले में जो इस फेज़ के अंदर सेल मज़ीद बढ़ता है और प्रोटीन बनाता है जो कि सेल की तकसीम के लिए ज़रूरी होती है। यानी ये फेज़ इसलिए इम्पोर्टेंट है क्योंकि सेल को डिवीजन के लिए ज़्यादा एनर्जी चाहिए, प्रोटीन की भी ज़रूरत है। तो ये ऐसे है जैसे फाइनल इम्तिहान से पहले तालिब इल्म जो है ना वो आखिरी तैयारी करता है। जैसे आप समझ लें कि एक जो मैच के अंदर अपना एक खिलाड़ी है, वो पहले अपनी बॉडी को मजबूत करता है, यानी कि मज़ीद वर्जिश करता है, डाइट अच्छी लेता है ताकि वो खेल के दौरान जो है वो परफॉर्मेंस अच्छी कर सके। तो ऐसे ही ये जो है ना अपनी अपनी जो रिक्वायरमेंट्स हैं इसको वो पूरी कर रहा होता है। तो प्रोटीन नेसेसरी फॉर सेल डिवीजन, यानी कि वो प्रोटीन जो सेल को कामयाबी से दो हिस्सों में डिवाइड करती है। आगे हम देखते हैं जी, द सेल चेक्स फॉर एनी डीएनए डैमेज दैट मे हैव अकर्ड ड्यूरिंग रेप्लिकेशन, यानी कि सेल ये भी चेक करता है कि डीएनए की कॉपी बनाते वक्त जो है वो कोई ख़राबी या कोई नुक्स तो नहीं आया। अगर कोई नुकसान हो तो इसे फ़ौरन ठीक करता है। यानी ये सेल का क्वालिटी कंट्रोल सिस्टम है ताकि नई सेल्स में ख़राबी या टूटी हुई हदायत यानी कि डीएनए वगैरह ना जाए। तो हम नेक्स्ट देखते हैं जी, इट आल्सो बिगिनस टू रिकॉग्नाइज इट्स कंटेंट्स इन प्रिपरेशन फॉर माइटोसिस, यानी कि इस मरहले में जो होता है इस फेज़ में सेल अपने तमाम हिस्से जो है ना वो दोबारा रीऑर्गेनाइज करता है, दोबारा तरतीब देता है ताकि इन द प्रिपरेशन फॉर माइटोसिस, ताकि माइटोसिस के लिए सेल तैयार हो जाए। यानी कि सेल के अंदर मौजूद ऑर्गेनेलीज और दूसरे जो ढांचे वगैरह हैं वो इस तरह तरतीब दिए जाते हैं कि जब सेल तकसीम हो तो हर नए सेल को सही और बराबर यानी कि डिवीजन बराबर हो, यानी कि हिस्सा बराबर मिले हर सेल को। तो आप समझ लें कि जैसे कोई माँ है जो किचन में सारा सामान तरतीब से रखती है ताकि खाना पकाते वक्त जो है वो उसे आसानी रहे और सबको बराबर का मिले। तो माइटोसिस वो अमल है जिसमें एक सेल दो एक जैसे नए सेल्स में तकसीम होते हैं, तो जो हम लास्ट टाइम भी पढ़ चुके हैं। तो अब नेक्स्ट देखते हैं जी, आफ्टर इंटरफेज, यानी कि इंटरफेज के बाद द सेल्स
एंटर्स द डिवीजन फेज एंड डिवाइडेड इनटू 2 डॉटर सेल, यानी कि इंटरफेज के बाद सेल डिवीजन वाले मरहले में सेल दाखिल हो जाता है और नई डॉटर सेल जो है वो उसमें तकसीम हो जाता है। यानी कि इंटरफेज का पर्पज़ ये है कि सेल मुकम्मल तौर पर तैयार हो जाए ताकि जब वो तकसीम हो तो नए सेल में कोई कमी ना हो। तो जैसे आप समझ लें कि कोई किसान है जो खेत में बीज बोता है, खाद डालता है, पानी देता है ताकि जो हमारी एट द एंड फसल पके या फसल तैयार हो तो वो अच्छी तरह तैयार हो। तो डॉटर सेल कहते हैं वो नए सेल जो एक पुराने सेल की तकसीम के बाद बनते हैं उनको कहते हैं डॉटर सेल। आगे देखते हैं द इवेंट्स ऑफ द सेल साइकिल आर कंट्रोल्ड बाय स्पेशल जीन्स, यानी कि सेल साइकिल के तमाम जो मराहल हैं वो ख़ास जीन्स के ज़रिए कंट्रोल किए जाते हैं। कंट्रोल्ड यानी कि ये जीन्स इस तरह के सेल के डायरेक्टर होते हैं जो बताते हैं कि कब बढ़ना है, कब डीएनए कॉपी करना है और कब तकसीम होना है। यानी कि जैसे एक वो फैक्ट्री में मैनेजर होता है ना जो मज़दूरों को बताता है कि ये मशीन कब चलानी है, ये कब बंद करनी है और इसको कैसे हैंडल करना है, तो इसको कैसे टैकल वगैरह करना है, वो सारा कुछ बताता है। तो जीन बेसिकली वो होते हैं डीएनए के हिस्से होते हैं या डीएनए के पार्ट्स होते हैं जिनमें ज़िंदगी के जो मुख्तलिफ काम करने की हदायत होती हैं वो लिखी होती हैं। तो ऑल फेजेस अकर इन ए सीक्वेंस, यानी कि तमाम राहल जो है ना वो एक सीक्वेंस के साथ तरतीब दे रहे होते हैं। यानी कि सेल साइकिल में कोई भी मरहला या कोई भी फेज़ दूसरे से पहले या बाद में नहीं हो सकता। यानी कि ये सब एक के बाद एक बिल्कुल मुकर्रर तरतीब के साथ चलते हैं। जैसे आप समझ सकते हैं कि दिन पहले आता है, फिर रात का आना, एक मुकर्रर तरतीब के मुताबिक पहले दिन आता है फिर रात आती है। इसी तरह सेल साइकिल भी एक ख़ास तरतीब के साथ चलता है। इसके साथ हम इस टेबल को भी देख लेते हैं। मैनी सेल्स स्टॉप जो G0 फेज है, यानी कि मैनी सेल्स स्टॉप डिवाइडिंग एंड स्टार्ट परफॉर्मिंग देयर स्पेसिफिक फंक्शन, यानी कि बहुत से सेल्स जो हैं वो तकसीम होना रोक देते हैं और अपनी ख़ास ड्यूटीज़ या काम करने लगते हैं। दिस फेज इज़ आल्सो कॉल्ड G0 फेज, यानी कि इसी मरहले को G0 फेज कहा जाता है। यानी सेल हमेशा बढ़ते या तकसीम नहीं होते रहते, बल्कि एक ख़ास वक्त ऐसा भी आता है जब वो अपना असल काम करने लगते हैं। जैसे न्यूरॉन्स वगैरह जो ब्रेन के जो सिग्नल हैं वो आगे भेजते हैं। तो आगे हम देखते हैं स्पेसिफिक फंक्शन कहते हैं किस सेल का ख़ास काम करना। यानी कि जैसे आप समझ लें कि जिगर के जो लीवर के सेल्स हैं वो क्या करते हैं, वो फूड को प्रोसेस करते हैं, या जो ब्रेन के सेल्स हैं या न्यूरॉन्स हैं वो क्या करते हैं, जो पैगाम है वो पहुँचाते हैं दिमाग के अंदर, ब्रेन के सेल के अंदर। तो मैनी सेल्स रिमेन इन G0 फेज फॉर इनडेफिनेट पीरियड, यानी कि कुछ सेल्स जो हैं वो हमेशा के लिए, जैसे न्यूरॉन्स आप कह सकते हैं, वो हमेशा के लिए G0 फेज में रहते हैं और दोबारा तकसीम नहीं होते। यही वजह कि अगर दिमाग या रीढ़ की हड्डी के सेल्स एक बार ख़राब हो जाएं तो वो दोबारा नहीं बनते। जैसे अगर किसी की बैंडेड की तार जल जाए तो वो खुद से दोबारा नहीं जुड़ती, इसे बाहर से बदलना पड़ता है। यानी कि इंडेफिनेट पीरियड कहते हैं यानी वक्त की कोई हद नहीं, हमेशा हमेशा के लिए, यानी कि हमेशा के लिए। सम सेल्स फॉर एग्जांपल सेल्स ऑफ लीवर एंड किडनी रिमेन इन G0 फेज टेम्परेली, यानी कि कुछ सेल्स जैसे जिगर हो गया या गुर्दे हो गए, इनके जो सेल्स हैं ना वो G0 फेज में आर्जी तौर पर जाते हैं। यानी ये सेल्स कुछ वक्त तक अपने असल काम में मसरूफ़ रहते हैं लेकिन ज़रूरत पड़ने पर दोबारा तकसीम होना शुरू हो जाते हैं। जैसे आप समझ लें कि एक मज़दूर है वो छुट्टी पर गया हुआ है लेकिन काम की ज़्यादा ज़रूरत हो तो वो उसे दोबारा बुला लिया जाता है, यानी कि टेम्परेरीली, आर्जी तौर पर, कुछ वक्त के लिए। तो अगर देखते हैं अदर सेल्स जैसे फॉर एग्जांपल एपिथेलियल सेल डू नॉट एंटर G0 फेज, ये G0 फेज में एंटर ही नहीं होते और सारी ज़िंदगी तकसीम होते रहते हैं। यही वजह कि हमारी जिल्द पर अगर कोई कट लग जाए या ज़ख्म हो जाए तो चूँकि एपिथेलियल सेल्स होते हैं तो वो कुछ दिनों में ही भर जाता है क्योंकि इन सेल्स की मुसलसल तकसीम जारी रहती है। तो हम नेक्स्ट देखते हैं जी, यहाँ तक ये था हमारा टॉपिक। तो स्टूडेंट्स आज हमने जाना कि सेल की जो लाइफ है वो सिर्फ बढ़ने और तकसीम होने की नहीं है, बल्कि एक वक्त ऐसा भी आता है जब वो अपनी असल ज़िम्मेदारी निभाते हैं। यानी कि बिल्कुल हमारी ज़िंदगी की तरह कभी पढ़ाई का वक्त होता है, कभी मेहनत का वक्त होता है और कभी सुकून का वक्त होता है। अगर ये लेक्चर आपको समझ आया तो दिल से इस वीडियो को शेयर करिएगा, ताकि सब्सक्राइब भी लाजमी करिएगा। और क्योंकि ये एक छोटा सा क्लिक मुझे मज़ीद हौसला देता है, इंस्पायर करता है। और अगर कोई सवाल रह गया तो कमेंट सेक्शन में आप पूछ सकते हैं, मैं इंशाल्लाह जवाब दूंगा। और याद रखें कि पढ़ाई सिर्फ इम्तिहान के लिए नहीं बल्कि ज़िंदगी संवारने के लिए भी होती है। तो बेस्ट ऑफ लक, अल्लाह हाफिज़।